एक्सरसाइज 2, आदित्य। यस आदित्य और अंशुल, हाँ देख लो यार जरा। एक्सरसाइज 2 में देखो कौन कौन से एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सर, फोर्थ बता दीजिए। फोर्थ, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में कितने पाई बॉन्ड होंगे ये आपको काउंट करना है। तो यार आपको देख लो कॉन्जुगेशन कहाँ पे आ रहा है। तो देखो पाई, सिग्मा सिग्मा, ये तो नहीं आएगा, नहीं आएगा कॉन्जुगेशन में। ना ये भी नहीं आएगा पाई सिग्मा सिग्मा। तो देखो ना तो ये कॉन्जुगेशन में है और ना ही ये किसी के कॉन्जुगेशन में है। ये दोनों तो कॉन्जुगेशन में ही नहीं है। कॉन्जुगेशन कौन है? पाई सिग्मा पाई। तो ये दो ही पाई बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन में है। तो हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर, आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है ना? ओके सर। चलो देखो नेक्स्ट देखो 5 6 7 सर 15 वाला बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15। 15 से पहले कोई नहीं है ना? नो सर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के रिस्पेक्ट में करेक्ट देखना है। देखो जरा यहाँ पे जो ए है, ए में तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 आएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 1। और बी में देखो जरा, बी में आपका रेजोनेंस होगा, लोन पेयर अंदर जाएगा इस तरह से। अपन ने वो स्ट्रक्चर बनाई थी ना उसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यार आप जानते हैं कि रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में ड्यू टू मतलब ड्यू टू रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आता है सिंगल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड में क्या आता है? सिंगल बॉन्ड करेक्टर। तो यहाँ पे बी की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ए की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि ए का बॉन्ड ऑर्डर जो है 1 है, बी का बॉन्ड ऑर्डर 1 से थोड़ा ज्यादा होगा, आएगा। यहाँ तो कोई रेजोनेंस है ही नहीं, नो रेजोनेंस, कुछ भी नहीं है, नो कॉन्जुगेशन। जब कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइज हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं होंगे। जब डीलोकलाइजेशन ही नहीं है तो आपका रेजोनेंस नहीं, और पाई बॉन्ड करेक्टर नहीं आएगा ए में, लेकिन बी में पाई बॉन्ड करेक्टर आएगा। और जब बी में पाई बॉन्ड करेक्टर आएगा तो इससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी बी की। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसको देखो, ए और बी तो बराबर हो जाएंगे ना रेजोनेंस से। देखो ये तो एग्जाम्पल अपन ने किया भी था, ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी का बॉन्ड ऑर्डर मतलब ए बराबर बी हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा दोनों में। समझ आ रहा है? ये सही है देखो, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है इस कार्बन ऑक्सीजन में और इस कार्बन ऑक्सीजन में, नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, तो आपका रेजोनेंस नहीं। रेजोनेंस नहीं तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसकी आएगी बताओ? सिंगल बॉन्ड की। तो बी इज ग्रेटर देन ए। ओके नाउ इसमें देखो ब्यूटाडाइन, इसमें देखो रेजोनेंस है, पाई इधर जाएगा, पाई इधर जाएगा। तो ए में डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा और बी तो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कोई रेजोनेंस है ही नहीं तो इसमें सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। तो यहाँ पे बी की बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी किससे? ए से, ये आएगा। जबकि यहाँ पे बराबर दिया मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही कौन सा आपका आंसर? थर्ड। ठीक है ना? यस। चलो अगला देखो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। एक्सरसाइज 2 कंप्लीट है अंशुल? कंप्लीट है ना एक्सरसाइज 2? बोल ही नहीं रहे। चलिए ठीक है, एक्सरसाइज 3 अगली क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे। 2 तक देख लीजिए। 2 ही दिया था ना केवल, कि 3 भी दिया था? 2 दिया था सर। 2 दिया था, चलो ठीक है। जेई वाले देख लें, तो एडवांस का है। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 1 बता दीजिए सर एक्सरसाइज 2 का। द बेंजाइलिक और एलाइलिक सिस्टम in the following are the decreasing order of inductive effect is
तो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो भाई इसमें आपका कौन कौन सा, देखो टर्सरी है ये, एक सेकेंडरी है, एक प्राइमरी है। तो यार इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, जितना ज्यादा टर्सरी का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आपने लिखा था ना टर्सरी का एल्काइल, सेकेंडरी फिर प्राइमरी, प्लस आई, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट में एल्काइल ग्रुप पहली बात तो वो इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई शो करते हैं, और प्लस आई में आपका टर्सरी सबसे ज्यादा करता है, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम हाँ सर, प्राइमरी। समझ गया। ठीक है ना, मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर वाली इंफॉर्मेशन ऐसे ही दी थी। क्या कह रहे हैं? इन द फॉलोइंग एल्काइल बेंजाइल हाँ वो तो ऐसे ही दिया है, मतलब ये जो आर ग्रुप है ना, ये आर ग्रुप को बेसिकली वो दे रहा है ठीक कि है जो सर। आर ग्रुप है वो अगर कौन सा होगा तो कब इंडक्टिव ज्यादा आएगा कब कम आएगा। सेकंड हो गया। ठीक है सर। ओके, एक्सरसाइज 3, फिफ्थ वाला सर। 1 2 3 4 5, 5 वाला पार्ट 1 में। यस सर। ये तो अपन जब हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे थे ना, तभी हमने आपको बताया था कि जे एडवांस में देखो इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। देखो क्या कह दिया है, स्टेबिलिटी ऑफ मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबिलिटी ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल, या टर्सरी ब्यूटाइल कैटाइन है ये, CH3 C प्लस CH3 और CH3 ये है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में? सिग्मा 2 कैटाइन में क्या होता है, बैकेंड पी ऑर्बिटल। यस सर। कैटाइन था तो कैटाइन में आपका वैकेंट पी ऑर्बिटल बनाया था हमने, और साथ में क्या था, कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन था, तो यहाँ से ऐसे ही तो मूव हो रहा था, तो हमने कहा सिग्मा इलेक्ट्रॉन वैकेंट पी ऑर्बिटल मूव कर रहे थे। फिर उसके बाद है एंड टू ब्यूटीन, डबल बॉन्ड में क्या था? अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें, यहाँ पे H था, C डबल बॉन्ड C, तो यार यहाँ पे एंटी पाई, मतलब जो था एंटी ऑर्बिटल, कौन सा वाला, पाई वाला, पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में जा रहा था, तो ये इसमें सिग्मा 2 एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। तो यही डीलोकेशन दोनों बातें बतानी है। देखो सिग्मा 2 p एम्प्टी वाला एंड सिग्मा 2 पाई स्टार इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन सही है, बिल्कुल सही है। हाँ सर, ठीक है ठीक है। ठीक है ना, चलो अगला बताओ। पार्ट 2 में देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सर ये सब 6 जो 7। 5 वाला सर, इसमें सर हीट ऑफ हाइड्रो। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो भाई नंबर ऑफ पाउंड पाई बॉन्ड काउंट करना है आपको, तो जिसमें सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उसमें सबसे ज्यादा होगी। तो यार ये तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से देखो, इसमें 3 है सबसे ज्यादा इसमें, फिर इन दोनों में आएगी, फिर सबसे घटिया आएगी चौथे वाले में। तो आंसर यहाँ पे तो सबसे मिनिमम पूछा है तो चौथा हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम किस में होगा, चौथे में, पाई बॉन्ड क्योंकि 1 है उसमें, तो सबसे कम हो जाएगा आपका चौथे में, उससे ज्यादा होगी 2 और 3 में, सर सबसे ज्यादा होगी सर किसमें, 1 डिस्कनेक्ट में। हो गए थे सर एकदम गलत टाइम पे लाइट चली गई। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। हाँ सर, एक बार सर फिर से बताइए सर। हेलो सर हेलो। अब सर का डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो। हाँ हेलो। हेलो, यस सर। बताओ तो इसमें आपका ज्यादा स्टेबल कौन होगा अगर पाई बॉन्ड्स एक सर जैसे हो जाएं स्क्रीन तो? रुक गई आपकी। सर आपका डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। हाँ चलिए, भी आ गया। अगर हम ये कहें कि आपके पास 1 2 3 4 में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आप निकालना चाह रहे हो, ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो फर्स्ट की आएगी,
और सबसे घटिया आनी है 4th की। अब 2 और 3 में डिसाइड कर लो किसकी ज्यादा आएगी। तो भाई जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी कम आएगी, और जो कम स्टेबल है उसकी ज्यादा आएगी। तो बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है इसमें 2 और 3 में? 2 वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि 2 रेजोनेंस वाला। होगा, और 3 यस वाला सर। कम स्टेबल। तो 2 की एनर्जी ज्यादा आएगी। कहाँ गया? हाँ ये रहा। यहाँ पे देखो ज्यादा आएगी 3 की, उससे कम 2, और सबसे कम क्या आ जाएगा 4। ठीक है ना, ये आ जाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्ट। मतलब सर 5 जो के बाद, हीट हाइड्रोजनेशन वाला है सर, सर हाँ ये हाँ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पे मेनली डिपेंड करता है ना सर? हाँ बिल्कुल, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है। जितने ज्यादा होंगे आपके पाई बॉन्ड उतनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। देखो हमने आपको 2 केस बनाए थे वहां पे, जब हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो हमने आपको 2 केस बनाए थे। हमने कहा था कि यार पहले आप ये देखना कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा किसमें है, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसकी ज्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, तो फिर आप देखोगे स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है। जिसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी वो कम एनर्जी रिलीज करेगा, जो कम स्टेबल होगा वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो पहले तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखना है, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी देखना है, जब पाई बॉन्ड सेम हो जाए तो। ठीक है, यस सर, ठीक है। ओके। आगे देखो 6 7 8 9 10 11 12 13। सर 11 सर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। तो पहला आपका क्या है, एरोमेटिक नहीं है। पहले में देखो जरा, ये sp3 आ गया कार्बन, तो ये डिलोकलाइज तो होगा नहीं। जब डिलोकलाइज नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा आपको बताओ, नॉन एरोमेटिक। सॉरी, sp3 कार्बन है, हाइब्रिडेशन हो ही नहीं रहा है, तो आपको क्या आ जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ हाँ जाएगा। सर, ये ठीक है सर। ठीक है, अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते तो एरोमेटिक हो जाता, वो एंटी एरोमेटिक, तो ये होगा नॉन एरोमेटिक। दूसरा आपका एरोमेटिक होगा ये सर दूसरा वाला तो जब होगा। किसी एक एटम पे 2 लॉन पेयर होते हैं ना, तो एक ही डिलोकलाइज करता है, ध्यान रखना हमेशा, दोनों कभी नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक आपका डिलोकलाइज करेगा, दूसरा आपका वहीं पे पड़ा रहेगा। मान लो ये वाला डिलोकलाइज कर रहा है, ये वाला वहीं पड़ा रहेगा। इसमें देखो 5 है तो ये भी एरोमेटिक होगा, तो एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और एक नेगेटिव जो लॉन पेयर देगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लॉन पेयर होगा ना, ये वाला लॉन पेयर आपका डिलोकलाइज में जाएगा, डिलोकलाइजेशन होगा इसका, ऑक्सीजन पे जो लॉन पेयर है एक जाएगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक। हाँ सर, ठीक है। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सर 20 में सर जो सर ये स्ट्रक्चर्स के सर जो दिया सर, स्क्वायरिक एसिड, ये हाँ सर हाँ इनके नाम है सर? हाँ हाँ, इसका नाम है स्क्वायरिक एसिड, कॉमन नेम है इसका। ओके सर, ठीक है। 21 22 23 24 25 26 27 28 9 और 30। सर 30 सर, ये होमोलिटिक बॉन्ड क्या है सर? अरे मतलब तोड़ने की बात करें, होमोलिटिक होमोलिटिक डिसोसिएशन नहीं पढ़ा था आपको, बताया था ना, फ्री रेडिकल बनना है। होमोलिटिक फिजन जब होता है तो फ्री रेडिकल बनता है, जैसे हमने कहा था ए और बी 2 बॉन्ड है हाँ सर, मान लो, हाँ हाँ, ठीक है सर, तो ठीक अगर है। इसको होमोलिटिकली तोड़ोगे तो ए फ्री रेडिकल बी फ्री रेडिकल बनेगा, और हेट्रोलिटिकली तोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ, ए प्लस और बी माइनस आएगा। बी माइनस, हाँ सर, ठीक हाँ, है। तो वो यही कहना चाह रहा है कि दोनों में द होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर बताना है आपको, कि होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन होगा तो एनर्जी ऑर्डर क्या आएगा। तो यार देखो, आपको देखना क्या है कि स्टेबिलिटी कहाँ पे, बाद में जो टूटने के बाद फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा होगी। ज्यादा स्टेबल होगा वो तो जल्दी टूटेगा, जो कम स्टेबल होगा वो देर से टूटेगा। यही ना कहोगे कि बॉन्ड अगर तोड़ना है ज्यादा स्टेबल, तो टूटने के बाद कौन कहाँ पे रेडिकल ज्यादा स्टेबल बन रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 पे बनेगा 3 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 1 डिग्री बनेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है बताओ, 1 2 3 डिग्री में ये कैटायन की तरह होता है, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, उससे कम 2 डिग्री स्टेबिलिटी, सबसे कम आपकी प्राइमरी और मिथाइल की हो जाएगी।
ठीक है, Yes, sir. चलो। सो नाउ हम लोगों ने लास्ट क्लास में कार्बन एनाइन की स्टेबिलिटी का जनरल ऑर्डर पढ़ा था, उसी को आगे हम लोग कैरी करते हैं कि क्या आता है जनरल ऑर्डर में के बाद। तो सर मेरा सर अकाउंट count- इन कर लीजिए सर। कौन सा, अभी किस आईडी से बोल रहा था? देखो जरा यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल, आपको एनाइन की स्टेबिलिटी बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एनाइन। अच्छा, एनाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए हम लोगों ने क्या कहा था कि कौन से ग्रुप इसको स्टेबलाइज करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो यार नेगेटिव चार्ज पे स्टेबिलिटी की बात करोगे तो कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग, तो जो चार्ज के अमाउंट को कम करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वो इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका अदर फैक्टर भी थे, रेजोनेंस जैसे फैक्टर जिनको हमने डिस्कस किया था। एनाइन है, ठीक है। सर आपने एक जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखवाए थे क्लास में, मतलब G1 G2 G3, वो हाँ मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट लाइट शो करना चाहिए NO2 CN, तो वैसे आपने हाँ हाँ लिखवाया था, यही हाँ तो नहीं हाँ, लिखवा रहे हैं वापस से? नहीं नहीं वो नहीं लिखवा रहे हैं वापस से, हम आपको स्टेबिलिटी के ऑर्डर बता रहे हैं कि आपको डिफाइन करना किस में क्या आएगा, ये बताना है आपको। जैसे कार्बोकेटाइन ने अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे ना, कहाँ ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी कहाँ पे कम आएगी। अच्छा सर, एग्जांपल्स हो रहे हैं। हाँ एग्जाम्पल्स हो रहे हैं। चलिए बताइए इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन कम स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए 90। तो पहला देखो, पहले में क्या है, फर्स्ट वाले में, इसमें तो एरोमेटिक हो गया ये, बोलो यार Yes. एरोमेटिक होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो फर्स्ट में आएगी, फिर आएगी आपकी फोर्थ में, और फिर आएगी सेकंड में, और सबसे घटिया हो जाएगी थर्ड में। बोलो इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो बताओ। देखो यार, आप अगर देखें ना, फोर्थ में क्या है, रेजोनेंस है, और सेकंड में भी रेजोनेंस है। अगर आप देखें तो फोर्थ में जो रेजोनेंस है ना, वो 3-3 पाई बॉन्ड की वजह से है, और सेकंड में जो रेजोनेंस है वो 1 पाई बॉन्ड की वजह से है। तो भाई जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो फोर्थ ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड से, और फर्स्ट तो एरोमेटिक है, थर्ड में कोई पाई बॉन्ड ही नहीं है, मतलब रेजोनेंस नहीं, तो स्टेबिलिटी सबसे घटिया हो जाएगी। ठीक है, Yes, sir. उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखो, लाइक हमारे पास है CH2 माइनस, इसके साथ हमने NO2 जोड़ दिया, CH2 माइनस CN जोड़ दिया, CH2 माइनस और Cl एंड CH2 माइनस CH3। बताओ यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? तो यार माइनस M ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, तो ये आपका माइनस M है, ये भी माइनस M है, ये माइनस I है, और ये हो गया प्लस I। तो माइनस M स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, प्लस I स्टेबिलिटी को हटा देंगे, तो ज्यादा कौन आएगा बताओ? नाइट्रो वाला, फिर साइन और Cl, फिर साथ लास्ट में आएगा CH3 वाला। ये सर ऑर्डर देख के सर बता रहे हैं ना? ऑर्डर हाँ देख लीजिए, माइनस M का ऑर्डर नाइट्रो में नाइट्रो सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद आता है साइनो ग्रुप आपका। यस। ठीक है, मान लो आपके पास है बेंजीन, उस पे जुड़ा है ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, और हमने जोड़ा है साथ में बेंजीन और एक सल्फर जिस पे नेगेटिव चार्ज है, एक हमने ऐड किया है नाइट्रोजन जिस पर नेगेटिव चार्ज रखा है, और एक हम कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं CH2 माइनस। अब बताओ क्या आना चाहिए ऑर्डर? देखो जब नेगेटिव चार्ज की बात आती है स्टेबिलिटी की, तो नेगेटिव चार्ज अगर ग्रुप में आप देखते हो
तो बड़े एनाइन बड़े एटम पे ज्यादा स्टेबल होता है। अगर ऑक्सीजन और सल्फर पर नेगेटिव चार्ज आप चेक कर रहे हो तो बताओ ऑक्सीजन और सल्फर में ज्यादा स्टेबल कहाँ पे होगा, ऑक्सीजन पे या सल्फर पे? एक ही ग्रुप के एलिमेंट है तो सल्फर पे ज्यादा स्टेबल होगा। तो सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी किससे, फर्स्ट से। नाउ व्हाट अबाउट थर्ड और फोर्थ? अरे थर्ड में अब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं। जब सेम पीरियड के एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखते हो तो क्या देखते हो आप? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है सर। जो, हाँ, जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो स्टेबिलिटी का आएगी, वहां पे ज्यादा आ जाएगी। ठीक है सर। तो ऑक्सीजन के बाद आपका किसका आएगा, नाइट्रोजन का, यानी थर्ड हो जाएगा, और सबसे कम हो जाएगी आपकी फोर्थ की। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये हो जाएगा आपका फोर्थ। सर सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है? सल्फर पे देखो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और अगर आप इन तीन को देखो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, तो एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहां पे होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कार्बन। तो ये आ गए। अब सल्फर और ऑक्सीजन में कंपेरिजन करो आप। जब एक ही ग्रुप के दो एलिमेंट होते हैं, उन पे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखते हो तो साइज का फैक्टर लगता है। यहाँ पे अपन ने स्टेबिलिटी का जब ऑर्डर पढ़ा था उसमें हमने आपको बताया था कि साइज का फैक्टर आप देखते हो जब ग्रुप के, एक ही ग्रुप के अलग अलग एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो यार साइज बढ़ेगा तो साइज बढ़ने से चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, और चार्ज डेंसिटी कम होगी तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अदर फैक्टर तो सब में कॉमन है ना, सब में बेंजीन जुड़ा हुआ है, तो रेजोनेंस तो सब में हो रहा है। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि भाई सल्फर ज्यादा बड़ा एटम है इसलिए स्टेबिलिटी उसका नेगेटिव चार्ज की ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन में बात करूँ तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी नेगेटिव चार्ज की, उससे कम नाइट्रोजन की हो जाएगी और सबसे कम कार्बन की हो जाएगी। ठीक है। सर क्योंकि साइज उसका बड़ा है तो सर चार्ज डेंसिटी सर कम होगी, हाँ, स्टेबल तो ज्यादा बाहर होगा। से अटैक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी जितनी कम होगी, अट्रैक्शन उतना कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ओके, देन आपके पास है नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्थ। CH2 minus CO and CH3। एक है CH3 CO CH माइनस CH माइनस CO एंड CH3। अब बताओ इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आना चाहिए? बोलो यार। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा डिलोकलाइज होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा आएगी। या आप ऐसे देख लो यार, COCH3 तो एक माइनस एम ग्रुप है ना, तो COCH3 माइनस एम और माइनस एम, तो इसमें जहां माइनस एम ज्यादा होगा स्टेबिलिटी वहां पे क्या होगी बताओ, ज्यादा होगी। ज्यादा होगी सर। ठीक है, तो माइनस एम ग्रुप आने की वजह से स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके अलावा SIR इफेक्ट का यूज करके भी हम एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे आपके पास है CH2 माइनस, ठीक है, यहाँ पे हमने एक CH3 ग्रुप लगा दिया, दूसरे में हमने CH2 माइनस के साथ मिथाइल की जगह हमने आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, तो बल्कि ग्रुप और बल्कि हो गया। जैसे जैसे बल्कीनेस बढ़ेगी ग्रुप की, रेजोनेंस उतना कम हो जाएगा। रेजोनेंस कम होगा तो डीलोकलाइजेशन मतलब कम हुआ ना, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बताओ, कम हो जाएगी। तो इसमें बताओ तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा एनाइन की? अच्छा, एनाइन स्टेबल यहाँ पे किस वजह से हो रहा है? डीलोकलाइजेशन से। भाई बेंजीन में डीलोकलाइज कर रहा है ना नेगेटिव चार्ज, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी उससे। अब आपने जैसे जैसे बल्कि ग्रुप बढ़ाए हैं, यहाँ मिथाइल मिथाइल था, यहाँ पे इथाइल आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल है, और यहाँ पे ब्यूटाइल है और ब्यूटाइल है टर्सरी। तो ग्रुप का साइज बढ़ रहा है। जब ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो SIR इफेक्ट बढ़ेगा,
SIR इफेक्ट की वजह से आपका नेगेटिव चार्ज जो है बेंजीन के प्लेन से बाहर जाएगा और रेजोनेंस कम हो जाएगा। जितना ज्यादा होगा SIR इफेक्ट उतना ज्यादा ये प्लेन से बाहर जाएगा, रेजोनेंस उतना कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी भी उतनी कम हो जाएगी। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? पहला, फास्ट सर। फिर सेकंड उससे कम, और सबसे घटिया स्टेबिलिटी किसकी आएगी बताओ? थर्ड की। ठीक है ना? यस सर। चलो, और सर कोई ये है वाली नहीं बात क्या? एक और बार समझा दीजिए सर। SIR इफेक्ट, दिस इज SIR इफेक्ट। अपने स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस वाला टॉपिक पढ़ा था, याद है? हैं? यस। हाँ, तो वही है। देखो जितना ज्यादा बल्की होगा, यहाँ पे एक कार्बन का ग्रुप है, यहाँ पे 3-3 कार्बन का और बल्की हो जाएगा, यहाँ पे और बल्की हो जाएगा। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ऑर्थो पोजीशन पे बल्कीनेस बढ़ेगी, SIR इफेक्ट बढ़ जाएगा। और SIR इफेक्ट बढ़ने का मतलब होता है कि वो रेजोनेंस को कम कर देगा। तो जो डिलोकलाइजेशन है आपका नेगेटिव चार्ज का बेंजीन के साथ अंदर जा रहा है, वो डिलोकलाइजेशन कम हो जाएगा क्योंकि रेजोनेंस कम हो गया। सो डिलोकलाइजेशन से ही तो स्टेबिलिटी यहाँ पे आ रही थी, और वो उसी को आपने कम कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सर मतलब रेजोनेंस के कम होने की वजह से सर स्टेबिलिटी सर कम हो जाएगी। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि यार रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है ना ड्यू टू रेजोनेंस, जिससे चार्ज की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। तो अट्रैक्ट जो होगा, अट्रैक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा, मतलब रिएक्टिविटी रेजोनेंस कम हो आपकी, गया मतलब चार्ज डेंसिटी कम हो गई। रेजोनेंस कम हुआ तो रेजोनेंस, देखो रेजोनेंस होने से चार्ज जो है डिलोकलाइज होता है। डिलोकलाइज का मतलब होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया मॉलिक्यूल पे। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना जितनी ज्यादा एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। बोलो यार। मतलब सर तो रेजोनेंस बढ़ा तो चार्ज डेंसिटी सर चार्ज कम हो बहुत जाएगी। ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हाँ, तो तो चार्ज चार्ज डेंसिटी डेंसिटी सर कम बढ़ होगी। जाएगी। कम हो जाएगी ना, बढ़ेगी क्यों? हाँ कम हो जाएगी क्योंकि हाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एग्जैक्टली। अब जब चार्ज डेंसिटी कम होगी तो बाहर से अटैक, जो प्लस चार्ज जो अटैक करने आ रहा है वो तो वहां ज्यादा अटैक करेगा ना जहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। बोलो। यस सर। तो इसका मतलब है कि पहले वाले पे ज्यादा अटैक होगा, सॉरी पहले वाले पे कम अटैक होगा, लास्ट वाले पे ज्यादा अटैक होगा, क्योंकि पहले में ज्यादा रेजोनेंस है, चार्ज डेंसिटी कम होगी। यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल दो। बेंजीन रिंग है, एक तरफ हमने CH2 माइनस जोड़ दिया, दूसरी तरफ हम NO2 जोड़ रहे हैं। एक में हम जोड़ दें CH2 माइनस और CN, एक पे हम CH2 माइनस CHO, एक पे हम कुछ भी ना जोड़ें, और एक पे हम जोड़ दें यहाँ पे मान लो CH3। तो अब बताओ क्या होगा, ऑर्डर क्या आएगा? NO2 क्या होगा पहले तो बताओ, प्लस M माइनस M हाइपर कंजुगेशन क्या करेगा ये? या माइनस एम। दिस इज माइनस M, CN इज ऑल्सो माइनस M, यस सर। CHO इज ऑल्सो माइनस M, CH3 जो होगा वो प्लस I शो करेगा, एंड हाइपर कंजुगेशन भी डबल बॉन्ड है। तो ये दो तरह से आपका प्लस, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये सारे विड्रॉइंग है। तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में बढ़ जाती है और डोनेटिंग में कम हो जाती है। भाई चार्ज का अमाउंट हमें कम करना है। देखो जब भी आपको स्टेबिलिटी देखनी है, चाहे वो कैटायन हो चाहे एनायन हो, तो आपको करना क्या है, आप ऐसे ग्रुप को सिलेक्ट करो जो चार्ज की डेंसिटी को वहां पे कम कर दे, अमाउंट ऑफ चार्ज को कम कर दे। जो चार्ज को कम करेगा वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दोगे तो वो वहां से चार्ज को निकाल लेगा। जब चार्ज को निकालेगा तो नेगेटिव चार्ज का अमाउंट कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। उल्टा करोगे, नेगेटिव चार्ज पे आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिए हैं, तो भाई पहले से नेगेटिव चार्ज है, आपने और इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो चार्ज का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी।
तो आप ये कह सकते हैं 1 2 3 पहले 3 जो होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे किससे, फोर्थ से, और फिफ्थ वाला सबसे कम स्टेबल होगा क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उल्टा चार्ज के अमाउंट को बढ़ा रहा है। तो जब चार्ज के अमाउंट को बढ़ाएगा वो स्टेबिलिटी को कम कर देगा। ठीक है, अब आपको पहले दूसरे तीसरे में ये चेक करना है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब तीनों ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, जो कम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कम कौन करेगा? तो भाई जो जितना अच्छा विड्रॉइंग होगा वो उतना ज्यादा चार्ज को निकालेगा, तो स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। बताओ NO2 NO2 सबसे ज्यादा सर। सबसे ज्यादा है, फिर CN है, फिर CHO है। तो ऑर्डर यही होगा जो लिखा हुआ है। यस सर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। सर 1 मिनट ऑर्डर दिखाइए जरा। देख सर जो फोर्थ है इसमें कोई ग्रुप ही नहीं जोड़ा है सर, उसमें क्या रीजन है? ना तो उसमें चार्ज बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, मतलब किसी ग्रुप की वजह से। इन पहले 3 में चार्ज कम हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसमें चार्ज बढ़ा है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ये बीच में वहीं पर रहेगा। पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आ जाएंगे, लास्ट फिर में बेंजीन। चार्ज बढ़ रहा है प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन। हाँ ठीक है सर। चलो अगला एग्जांपल देखो। नाइट्रोजन, इन दोनों में स्टेबिलिटी बतानी है आपको, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? पहला वाला सर। लिसन, आपके पास है, देखो जरा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है ये डीलोकलाइज हो रहा है किसके साथ? इस पाई बॉन्ड के साथ। ये नेगेटिव पाई बनाएगा और पाई जो है वो नेगेटिव बनाएगा, इसमें भी यही हो रहा है। तो ये ग्रुप जो है ना ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है बाय डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है। अब यहाँ पे पहले वाले में देखो क्या है, ये जो लॉन पेयर है ना ये भी तो यहां से यहां जा रहा है। बोलो यार। यस सर। लेकिन इसमें क्या ये यहां से यहां जाएगा? नहीं, नो सर। क्योंकि यहाँ तो डिलोकलाइजेशन होगा ही नहीं, ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड पे जब लॉन पेयर होता है तो डिलोकलाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पर नहीं होता। तो आप ये बताओ नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा कहां पे होगा? इस पोजीशन में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा या यहाँ पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा? सेकंड वाले में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा। यस क्यों? सर। क्योंकि यार ये इधर जाएगा और इधर जाएगा, केवल ये CO केवल इसी को स्टेबलाइज कर रहा है, इससे ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो CO है ना इसकी मजबूरी है कि वो इधर से भी इलेक्ट्रॉन लेगा इधर से भी लेगा, तो इसकी इधर से लेने की टेंडेंसी जो होगी थोड़ी सी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू इसके। बोलो यस सर। देव, यस सर। समझ में आया? तो इधर से आपका जब इलेक्ट्रॉन कंपटीशन हो गया ना, ये कंपटीशन करने लग गया कि भाई हम भी इलेक्ट्रॉन देंगे, इधर हम भी जाएंगे, ये भी जाएगा, तो ये अब यहाँ पे कम डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, यहाँ पे ये ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो स्टेबिलिटी आपकी सेकंड वाली की क्या हो जाएगी बताओ? ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट। पहले वाले में सर कंपटीशन हो रहा है, मतलब कौन जाएगा, इधर सिर्फ हाँ एक ही एग्जैक्टली, जाएगा। इधर से तो एक ही जाएगा तो वो पूरा का पूरा स्टेबलाइज हो जाएगा। ये आपका लोकलाइज्ड है, ये आपका डिलोकलाइज होगा। समझ में आया? यस सर। तो स्टेबिलिटी इस तरह से आपकी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है सपोज वी हैव CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, CH3 CH डबल बॉन्ड CH माइनस, CH3 CH2 माइनस, और एक हमने लिख लिया PH CH2 माइनस। बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा?
बोलो यार। सबसे ज्यादा ये आएगा कौन सा, ये क्या है, ये आपका sp कार्बन पे प्रेजेंट था, ये sp2 पे है, ये sp3 पे है, ये आपका sp2 पे है। तो पहले कौन आएंगे, sp वाले, यानी फर्स्ट हो जाएगा सबसे ज्यादा, फिर sp2 वाले, यानी आपका सेकंड और थर्ड फोर्थ ज्यादा होगा किससे, थर्ड से। अब आपको देखना है सेकंड और फोर्थ में ज्यादा कौन होगा। तो भाई पहले डीलोकलाइज वाले आ रहे थे, फिर लोकलाइज वाले आ रहे थे, याद है अपना जो जनरल और स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा था, उसमें यही कहा था ना कि पहले डीलोकलाइज वाले लिखोगे फिर लोकलाइज वाले लिखोगे। तो फिर हाँ फोर्थ आएगा पहले, उससे कम आ जाएगा आपका सेकंड, तो ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा। ये आपका है लोकलाइज्ड। ये आपका नेगेटिव चार्ज जो होगा वो क्या होगा बताओ, डीलोकलाइज्ड। सर लोकलाइज मतलब सब मूवमेंट नहीं हो सकती ना उसकी। नहीं, वो डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है उसका, मतलब कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये आपका कॉन्जुगेशन में है। तो कॉन्जुगेशन में है अगर sp2 तो ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू कि वो एक जगह बैठा हुआ है। ठीक है। मतलब सर बॉन्ड अगर शिफ्ट हो रहा है सर सेकंड वाले में, अगर शिफ्ट हो सकता है सेकंड में कहाँ होगा, सेकंड में नहीं पॉसिबल है ना। बॉन्ड, अगर दूसरी साइड शिफ्ट हो जाए और माइनस वाला नीचे आ जाए। किस टाइप के कॉन्जुगेशन की बात करोगे आप बताओ। ये सर कॉन्जुगेशन ही नहीं पॉसिबल है। हाँ, वहां पे कॉन्जुगेशन ही नहीं है ना, कॉन्जुगेशन तो होना चाहिए तब तो शिफ्ट होगा। यस सर। नेक्स्ट देखो, नहीं CH2 माइनस CH3, CH2 माइनस और CD3, बताओ ज्यादा स्टेबल कौन होगा। दोनों प्लस आई हैं। यस सर। अब ये बताओ ज्यादा अच्छा प्लस आई कौन होगा, CD3 या CH3। CD3। CD3 ज्यादा अच्छा प्लस आई होता है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, स्टेबिलिटी कम कर देगा। CH3 कम अच्छा प्लस आई है, कम इलेक्ट्रॉन देगा, स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी आएगी, CH3 की, कम आ जाएगी CD3 की। CCl3 और CF3, नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कहां पे होगा, पहले में। क्यों यार, यहाँ पे वो कॉन्जुगेशन आ रहा था, याद है लास्ट टाइप का जो कॉन्जुगेशन कहा था हमने, क्लोरीन में बैकेंड डी ऑर्बिटल है, जबकि फ्लोरीन में आपका ऐसा कुछ है नहीं। तो क्लोरीन में डीलोकलाइजेशन पॉसिबल होगा, लेकिन फ्लोरीन में पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो नेगेटिव सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, तो डीलोकलाइजेशन यहाँ पॉसिबल है, जबकि आपका इसमें नहीं है, क्या बोलते हैं फ्लोरीन में, क्योंकि उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। बोलो। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, ये स्टेबिलिटी वाले ऑर्डर्स आपको क्लियर हैं अब तक के सारे, बोलो यार। ऐसे एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाएंगे, इसी तरह से आते हैं, इसमें बहुत ज्यादा टाइप नहीं है, कर लेंगे। यस सर, अब कर लेंगे सर। चलिए एक एग्जाम्पल और कर लीजिए लास्ट। जैसे मान लो आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस, एक है CH3 CO O माइनस, एक है CH3 S डबल बॉन्ड O माइनस। बताओ ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ आएगी, या मान लो हम इसको O ही कर दें, मतलब बेंजीन पे लगा दें, फिनॉक्साइड आयन है आपके पास, इन तीनों में स्टेबिलिटी बताओ ज्यादा कहाँ आएगी। लेकिन आपका नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो जितना ज्यादा डिलोकलाइज होगा, स्टेबिलिटी उसकी क्या आएगी उतनी ज्यादा। अब इसमें भी जब वो
ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा डिलोकलाइज होगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट होगा स्टेबिलिटी उसकी उतनी ज्यादा होगी। यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो जगह ऑक्सीजन डिलोकलाइज कर रहा है, यहाँ और यहाँ। इसमें क्या 3 जगह, यहाँ से यहाँ जाएगा, और जब यहाँ आएगा तो फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, इस तरह से। तो ये 3 ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज कर रहा है, ये 2 ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज कर रहा है, ये केवल 1 ऑक्सीजन पे है। भले ही वो अंदर जाके कार्बन पे डिलोकलाइज हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज होने का अलग ही मजा है नेगेटिव चार्ज के लिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो स्टेबिलिटी आपकी क्या आएगी बताओ? जितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन नेगेटिव चार्ज का ऑक्सीजन पे होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑर्डर आ जाएगा। तो दीज आर स्टेबिलिटी ऑर्डर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ नेगेटिव चार्ज का क्या आएगा? सर ग्रुप में क्या आयोडीन का देखते सबसे हो? ज्यादा होगा सर, ब्रोमीन का। हाँ, ग्रुप में आप क्या देखते हो? साइज देखते हो। अभी अभी बताया आपको, ग्रुप साइज में का अगर हमें फैक्टर स्टेबिलिटी चेक करना है तो साइज को चेक करना होगा। ठीक, क्लियर है सबको? बोलो यार। यस सर। चल, इसके अलावा अदर इंटरमीडिएट्स की भी बात कर लेते हैं। कुछ और इंटरमीडिएट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब उनकी हमें स्टेबिलिटी के ऑर्डर नहीं पढ़ना, ठीक है ना, लेकिन उनके बारे में हमें जानना है कि कैसे दिखते हैं, क्या है उनके नाम, कुछ क्या सर आ होंगे। जाता है क्या एक्सेप्शन के टाइप में? नहीं नहीं नहीं, कोई एक्सेप्शन में नहीं आता है। आपको बहुत रेयरली दिखाई देंगे, कभी आगे 12th की केमिस्ट्री में आपको कुछ और इंटरमीडिएट्स हैं जिनके एटलीस्ट हम अभी नाम जान लेते हैं। वो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, मतलब आपसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, बस नाम भर पता होना चाहिए कि अच्छा ये है वो, और देख के आपको लगे अच्छा अच्छा ये वो पर्टिकुलर इंटरमीडिएट है। एक आता है कार्बिन, ठीक है ना। कार्बिन क्या होता है? लाइक CH2, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। देखो, 2 बॉन्ड बने हैं कार्बन पे और 1 लॉन पेयर है। कोई भी हो सकता है, Cr2 भी हो सकता है, कोई एल्काइल ग्रुप है तो, या मान लो आपके पास CCl2 है, इसे हम बोलते हैं कार्बिन। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। कितने इलेक्ट्रॉन देखेंगे आपको? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर। ठीक, तो एक ये हो गया आपका कार्बिन। अब एक कार्बिन भी 2 तरह से एग्जिस्ट करता है, सिंगलेट ट्रिपलेट क्या होती है उसको छोड़ दो, बस आप ध्यान रखो कि कार्बिन ये होता है, इस तरह से दिखाई देगा। 5 है नाइट्रीन। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास एल्काइल ग्रुप है, नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, 6 सर इलेक्ट्रॉन इसमें इसमें भी होते 4 हैं। 5 सर आप नंबर लिख रहे हैं कि क्या डिनोट कर रहा है? ये पहला आपने कार्बोकैटायन पढ़ा, दूसरा कार्बोनाइन पढ़ा, तीसरा फ्री रेडिकल पढ़ा, चौथा कार्बिन है, 5वां आपका नाइट्रीन है। ठीक है ये सर। वहां से लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब पहला दूसरा तीसरा आपने पढ़ लिया डिटेल में, चौथे 5वें के बस नाम भर जान लीजिए। कार्बिन क्या होता है? कार्बिन मतलब कार्बन पे 1 लोन पेयर होंगे, 2 ग्रुप बॉन्डेड होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। अच्छा, डाया पैरा तो आप बता ही सकते हो। कार्बन बताओ क्या होगा, डाया मैग्नेटिक या पैरा मैग्नेटिक? सर डाया। डाया मैग्नेटिक होगा, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे के सारे। ऐसे नाइट्रीन भी जो होगा वो भी क्या होगा आपको बताओ? डाया मैग्नेटिक। डाया मैग्नेटिक। एक और इंटरमीडिएट जो आपको मिलेगा जिसका नाम है बेंजाइन। बेंजाइन क्या होता है? जब बेंजीन पे एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, जो कि बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल है, इसलिए इसको इंटरमीडिएट बोला मैंने। डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब 2 हाइड्रोजन जुड़े थे ना, उसको तोड़ दिया आपने, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो ये जो है ना, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, सारे के सारे हैं। अरे जितने भी इंटरमीडिएट सबके सब अनस्टेबल होते हैं, माइक्रो सेकंड के लिए भी एग्जिस्ट करते हैं, उससे भी कम के टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं। तो ये 3 इंटरमीडिएट हैं जिनके बस आप नाम जान लो, देख लो कैसे दिखते हैं, किसको हम कार्बिन बोलेंगे, किसको हम नाइट्रीन बोलेंगे, किसको हम बेंजाइन बोलेंगे।
इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है कि भाई क्या होता है कैसा है, ये सब चीजें नहीं देखनी है, ठीक है। अब कुछ कॉमन पॉइंट्स देखते हैं अपन। कॉमन पॉइंट्स में क्या देखना है, स्टेबिलिटी के, ठीक है ना। नोट के हिसाब से देख लीजिए कि अगर मान लो आपके पास चाहे कैटायन हो, चाहे एनायन हो, चाहे फ्री रेडिकल हो, तो बेंजीन में, बेंजीन के मतलब बेंजाइल कार्बन की बात करें तो बेंजाइल कार्बन में आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की बात कर रहे हैं। तो यार यहाँ पे चाहे आपका कैटायन हो, चाहे एनाइन हो, और चाहे आपका फ्री रेडिकल हो, कैटायन, एनाइन या फ्री रेडिकल, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा बताओ। टर्सरी बेंजाइल ज्यादा होगा क्योंकि डिलोकलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, उससे कम सेकेंडरी आएगा, उससे कम प्राइमरी आएगा, ये तो सब में यही ऑर्डर आएगा, ठीक। यस सर। डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो। इसके अलावा अगर हम एल्काइल में बात करें तो टर्सरी एल्काइल आपका कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है टर्सरी की और फ्री रेडिकल की, और सबसे उससे कम होती है आपकी सेकेंडरी की, सबसे कम प्राइमरी की, और उससे भी लास्ट घटिया हो जाएगी मिथाइल की। तो यहाँ पे आपका चाहे कैटायन हो या फ्री रेडिकल हो ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। रीजन बताओ, रीजन क्या है, दोनों का सेम है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर रीजन तो कॉन्जुगेशन सेम ही के रहेगा अलावा ना, सर हाँ। साइज भी तो मतलब जितना डीलोकलाइजेशन हो रहा है सर वो भी। तो वही बात तो वही है ना कि भाई जितना ज्यादा डिलोकलाइज होगा डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज्यादा हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम एनाइन की बात करें तो इसमें एनाइन उल्टा हो जाता है। आप यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन बात करते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी चेक करते हो, यहाँ पे आप किससे करोगे बताओ, रेजोनेंस से। नहीं समझ में आ रहा है, सर समझ में। समझ रहे हैं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे टर्सरी एनाइन, सेकेंडरी एनाइन, 1 डिग्री एनाइन और मिथाइल का एनाइन, तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा बताओ। ये इसको आप किससे देखते हो, प्लस आई से। भाई तीन तीन में एनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन तो होता नहीं है, एनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन होता नहीं है, तो जब हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो आप स्टेबिलिटी ऑर्डर किससे देखोगे, प्लस आई से। भाई जितना ज्यादा प्लस आई स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी, तो टर्सरी में सबसे घटिया स्टेबिलिटी होगी क्योंकि तीन तीन प्लस आई ग्रुप जुड़े हैं। उससे कम सेकेंडरी में ज्यादा स्टेबिलिटी होगी क्योंकि प्लस आई 2 ही है, प्राइमरी में 1 ही है और मिथाइल में 1 भी नहीं है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरह से इंक्रीज कर जाएगा। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देख लो, नोट नंबर 4 देख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। तो यार अगर हम बात करें प्राइमरी, आपके पास मतलब कैटायन है जो sp2 पे प्रेजेंट है, एक और कैटायन है जो डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्रेजेंट है, और एक है आपका ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे। तो बताओ ज्यादा स्टेबिलिटी कैटायन की कहाँ पे आएगी। कैटायन जो है प्लस चार्ज वहां ज्यादा स्टेबल होता है जहां पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो आपका सिंगल बॉन्ड में ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड में और कम हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड में सबसे कम स्टेबिलिटी हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। और यही बात अगर एनायन के रिस्पेक्ट में कहोगे तो उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। कैटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक का और अगर फैक्टर बताइए देखोगे, कैटायन की जो बता रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे चेक करो ना आप। देखो यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे कार्बन की परसेंटेज करेक्टर 10 से ज्यादा जाने पे बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की बढ़ रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी तो वहां पे ज्यादा मतलब कार्बोकैटायन वहां ज्यादा स्टेबल होता है जहां पे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, सही है। और नेगेटिव चार्ज वहां ज्यादा स्टेबल होता है जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो कैटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, एनायन की बढ़ जाएगी। बोलो सही यस। है क्या। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरमीडिएट्स, जितने भी हमारे इंटरमीडिएट्स हैं उनके बारे में, उनकी स्टेबिलिटी का एनायन की डिफरेंट ऑर्डर है। सर ज्यादा क्या सर करें, कहाँ होगी सर एनायन की स्टेबिलिटी। एनायन की ज्यादा जहां परसेंटेज एस करेक्टर आएगा वहां पे ज्यादा होगी,
तो देखो इसमें आपका परसेंटेज एस करेक्टर की बात करें तो ये आपका sp हाइब्रिडाइज है, sp, ये sp2 है और ये sp3 है। तो यार परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पे बढ़ रहा है, ज्यादा है लास्ट में, तो तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा जितना होगी। परसेंट, अगर जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा सर, उतनी स्टेबिलिटी एनायन की ज्यादा होगी। बिल्कुल ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, बोलो यार। यस सर, क्लियर है एकदम। चलो तो अब हम बात करते हैं एसिड बेस की। तो बताओ आयनिक इक्विलिब्रियम आपको कहां तक पढ़ा दिया गया है? एक मिनट रुकना। बताओ यार कहां तक पढ़ा दिया गया है आयनिक आप लोगों को? रे सर देव एक खत्म हो गया? सर 1-2 लेक्चर लगेंगे बस खत्म होने में। 1-2 लेक्चर लगेंगे, लगभग खत्म हो गया। यस सर। चलो तो उसमें एसिड बेस का कंसेप्ट तो आपको पढ़ा ही दिया गया होगा। यस सर, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब। हाँ हाँ यही सब बात है। Yes, हर्ष यस सर। ये बताओ अपन को एसिड कितने टाइप के पढ़ाए गए थे? वहाँ पे एसिड बेस पढ़ाए गए थे ना अपन को आयनिक में? कितने टाइप के सर एसिड मुझे बताए थे? नहीं पता? सर मुझे नहीं पता क्योंकि सर मेरे एग्जाम चल रहे थे, तो सर मेरी आज पहली यहाँ क्लास है। सर बीच में 20 दिन की क्लास छूटी हुई थी। अरे भगवान, क्या नालायक, कितनी क्लासेस खाए छोड़ तो सर दी। अभी अरे सर वो लगातार एग्जाम चल रहे थे, तो सर अभी या आपका कंप्लीट हो गया? अभी आलोक सर का पूरा बच्चा है। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो कोई दिक्कत होगा तो बताना, अपन ऑफलाइन में बात कर लेंगे। यस सर। ठीक है। सूर्यांशी शर्मा, यस सर। हाँ बताइए कितने टाइप के एसिड्स की बात हुई थी वहां पे एसिड बेस की? एसिड्स एंड बेस, कितने टाइप के एसिड बेस पढ़े थे आपने? याद सर 10। हाँ, कितने टाइप के? बेसिकली हम लोग 3 टाइप के एसिड और बेस पढ़ते हैं वहां पे, जिसमें हम लोग पहला जो पढ़ते हैं वो है आपका, फर्स्ट इज आरेनियस। लुइस, आरेनियस, सर लुइस और ब्रॉन्स्टेड। एग्जैक्टली, सो आरेनियस एसिड एंड बेस। दूसरा आप पढ़ते हो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड बेस, और तीसरा आप लॉरी का पढ़ते हो सर नहीं लुइस। पता, सर ब्रॉन्स्टेड पढ़ा है। ब्रॉन्स्टेड के साथ ही आता है, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी एक साथ आता है, इनका 2 अलग अलग साइंटिस्ट ने एक साथ खोज की थी उसकी। ठीक है, सो पहला है आपका आरेनियस एसिड। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो देख लें जरा, केमिकल में भी आपको काम आएगा, ये पढ़ ही लिया है वैसे तो, लेकिन हम ये सोच के आपको पढ़ाएंगे कि आप साफ दिल के इंसान है भाई, पुरानी बातें याद नहीं रखते हैं, इसलिए हो सकता है आपको नाम याद हो। क्यों देव, ऐसा ही कुछ है क्या? क्या हुआ? मतलब आप साफ दिल के इंसान हो ना, पुरानी बातें याद नहीं रखते, अरे है ना? हाँ तो सर रात मान की लो कि बात आप, है। यस सर। हाँ हाँ रात गई बात गई नालायक। चलो देखो यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस क्या होते हैं। तो वो स्पीसीज जिनको आप वाटर में डिजोल्व करो, आपको क्या करना है, आपको पानी में बस डुबा देना है। जिस स्पीसीज को पानी में डिजोल्व करने पे H+ रिलीज हो, अगर H+ आयन रिलीज हो रहा है तो ऐसी स्पीसीज को हम आरएनएस एसिड बोलते हैं। और वो स्पीसीज जिनको वाटर में डिजोल्व करने पे OH- रिलीज होता है, वो आपकी क्या कहलाती हैं? आरएनएस बेस कहलाती हैं। ठीक है ना? सो लिख लेंगे साथ में, स्पीसीज दोज कैन रिलीज, व्हाट, रिलीज भी कह सकते हैं और डोनेट भी बोल सकते हो, डोनेट H+ आयन
इन एक्वस मीडियम, आर एसिड, मतलब आरएनएस के अकॉर्डिंग वो एसिड कहलाते हैं, while those can release OH माइनस आयन, जो OH माइनस आयन को रिलीज करेंगे इन एक्वस मीडियम। ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मीडियम एक्वस होना चाहिए, तभी हम डिफाइन करेंगे। आर बेस मतलब अकॉर्डिंग टू आरएनएस, जब आप वाटर में डिजोल्व करोगे तभी हम बात करेंगे एसिड और बेस की। अगर वाटर में नहीं है तो हम उन्हें एसिड और बेस की बात नहीं करेंगे। तो आरएनएस साहब की ये लिमिटेशन है, आप ये कह सकते हो कि वो उन्होंने केवल और केवल मतलब एसिड बेस को जो डिफाइन किया था ना, आप कहीं डिफाइन नहीं कर सकते इस चीज को। तो एसिड और बेस अगर डिफाइन करना है तो एक्वस मीडियम की बात करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज नोट डाल लो, नोट पॉइंट क्या है यार, H प्लस जो होता है ना पानी में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बताओ? H3O+। एग्जैक्टली जो प्रोटॉन है H प्लस इन एक्वस मीडियम एग्जिस्ट करता है एज, देखो या तो उसके साथ एक पानी का मॉलिक्यूल ऐड हो जाए H3O+, या फिर हो सकता है दो पानी के मॉलिक्यूल ऐड हो जाए, मतलब एक H प्लस है उसके साथ एक पानी आ गया तो क्या बन गया H3O+। मान लो दो पानी के मॉलिक्यूल के साथ एक H प्लस है तो कितना आ जाएगा H5O+ आ जाएगा। तीन आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा H7O3+ आ जाएगा। चार आएंगे तो कितना आ जाएगा H9O4+ आ जाएगा। समझ आया कि नहीं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। मैक्सिमम देखो क्वेश्चन पूछता है बताओ कि एक H प्लस कितने मैक्सिमम H2O को होल्ड कर सकता है, तो मैक्सिमम 4 वाटर के मॉलिक्यूल को ये होल्ड कर सकता है, 4 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को होल्ड नहीं कर सकता है। ठीक है ना? 4 का सर वही आखिरी वाला है H9O4। हाँ ये आखिरी वाला है, मैक्सिमम आपका इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इनमें से चारों में से किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि उस समय वो कितने वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। तो मैक्सिमम 4 वाटर मॉलिक्यूल से ही सराउंडेड हो सकता है, 4 से ज्यादा सराउंडेड नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना? जेईई मेंस और नीट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है इवन कि बताओ कितने मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल को सराउंड कर सकता है, तो 4 आता है इसमें, ठीक है ना? 4 वाटर मॉलिक्यूल को सराउंड करता है। अब एग्जाम्पल देखो एसिड एंड बेस के। HCl है, इसको जब आप पानी में डिजोल्व करोगे तो क्या करेगा ये H3O+ प्लस Cl माइनस, तो इसका मतलब ये क्या है? एसिड है, क्योंकि H प्लस दे रहा है पानी में, ठीक है ना? यस सर। दूसरा देखो, मान लो आपके पास H2SO4 है, इसको पानी में घोलो तो ये क्या करेगा H3O+ बनाएगा प्लस HSO4- बनाएगा, तो ये एसिड है। अब देखो जो HSO4- है ना, ये भी क्या कर सकता है, अभी पानी में H+ रिलीज कर सकता है, सॉरी, तो ये जब रिलीज करेगा तो क्या बनेगा H3O+ फिर से प्लस SO4 तो ये भी क्या कहलाएगा आपका एसिड। भाई जो स्पीसीज पानी में आपका H+ रिलीज करेगी वो सबके सब आपकी क्या कहलाएंगे? एसिड कहलाएंगे। लास्ट वाला एक मिनट एग्जांपल दिखा दीजिए। और ऐसी स्पीसीज जो वाटर में डिजोल्व करने पे OH- रिलीज करें उन्हें हम क्या बोलेंगे बताओ? बेस। बेस, ठीक है। तो लाइक NaOH हो गया, पानी में आप कराइए H2O तो क्या होगा OH- बनाएंगे प्लस Na+ बनाएंगे, जबकि क्या हो जाएगा? बेस। अमोनिया देखो NH3 प्लस H2O तो ये क्या करेगा NH4+ बनाएगा प्लस OH- बनाएगा, तो ये भी क्या हो गया आपका? बेस। तो वो स्पीसीज जो वाटर में डिजोल्व करने पे आपके H+ रिलीज करेंगे वो एसिड है, जो OH- रिलीज करेंगे वो बेस है। अच्छा ये बताओ, एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है,
मान लो आपने लिया BOH होल थ्राइस, इसको पानी में डिजोल्व किया तो क्या बनेगा? क्या ये OH माइनस रिलीज करेगा? देखने से तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन बोरॉन वो है जिसका ऑक्टेट एक्सेप्शन है सर इनकम्प्लीट ये। है। ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये H प्लस ना रिलीज करके ये पानी का OH एक्सेप्ट कर लेता है और OH होल 4 बना लेगा माइनस और H प्लस रिलीज करेगा। दिस इज एक्चुअली एसिड। ये क्या है बताओ? एसिड, नॉट अ बेस। देखने में लगता है कि एसिड है लेकिन बेस है, लेकिन ये एक्चुअली में एसिड होता है। सर मतलब ये एक्सेप्शन ही टाइप है ना सर? कोई एक्सेप्शन नहीं है यार, वो H प्लस रिलीज करा, देखने में आपको लग रहा है ना, तो उसमें देखने में तो कुछ भी लग सकता है भाई, जो करेगा हम तो उसके हिसाब से ना बात करेंगे। मतलब सर ये कोई मतलब OH माइनस ले ले रहा है हाँ, वाटर। पानी से एक OH माइनस रिलीज ओवरऑल क्या कर रहा है बताओ? पानी में H प्लस रिलीज कर रहा है ना ओवरऑल, तो यस सर। हमें तो उससे मतलब है कि वो रिलीज क्या कर रहा है भाई। जो रिलीज करेगा हम उसके बेसिस पे बताएंगे। यस सर। चलो, सेकंड जो टाइप आपका है, सेकंड टाइप वाज ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड एंड बेस। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी साहब के अकॉर्डिंग क्या था? किसे एसिड कहेंगे, किसे बेस कहेंगे? तो देखो, जो प्रोटॉन यानी H प्लस डोनर होते हैं, H प्लस डोनर इन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट और मीडियम, उन्हें हम कहते हैं एसिड। और जो H प्लस एक्सेप्टर होते हैं इन प्रोटॉनिक मीडियम, प्रोटोनिक सर क्या है? हाँ बता रहे हैं अभी, उसे हम बोलते हैं बेस। ठीक है, तो ऐसी स्पीसीज जो H प्लस रिलीज करती हैं किसमें? प्रोटॉनिक मीडियम में, वो आपकी एसिड कहलाती हैं। और जो स्पीसीज H प्लस एक्सेप्ट करती हैं इन प्रोटॉनिक मीडियम, वो क्या कहलाती हैं? आपकी बेस कहलाती हैं। अब क्वेश्चन है कि प्रोटॉनिक मीडियम क्या होता है? तो प्रोटॉनिक सॉल्वेंट जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, क्या होता है प्रोटॉनिक सॉल्वेंट? सो ऐसा सॉल्वेंट जो आयनाइजेबल H प्लस आयन कंटेंट रखता है, कंटेंट करता है, ठीक है ना, मतलब सॉल्वेंट विथ आयनाइजेबल H प्लस आयंस। जैसे एग्जांपल देखो, H2O पानी, H प्लस OH माइनस क्या हो जाता है? ब्रेक होता है, आयनाइजेबल है। एल्कोहल ROH, ये भी आपका क्या करेगा? H प्लस रिलीज कर सकता है। अमोनिया NH3, ये भी आपका। तो ये सारे के सारे प्रोटॉनिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। मतलब ऐसे सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं और साथ में ये क्या कर सकते हैं? H प्लस क्या कर सकते हैं? रिलीज कर सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड बोलो यार, प्रोटॉनिक सॉल्वेंट। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ऐसे सॉल्वेंट आयनाइजेबल सर H प्लस H प्लस मतलब ब्रेक करेंगे तो H प्लस रिलीज हो जाएंगे, उसमें H प्लस निकलेंगे जहां से। मतलब ब्रेक करेंगे तो H प्लस निकल जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली, जो H प्लस रिलीज करेंगे वही वाले कहलाएंगे आपके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस का। कॉन्जुगेट एसिड बेस पढ़ा होगा ना आपने, जब ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी की बात कर रहे थे, याद है? यस सर। हाँ, अब इसमें क्या होता है कि जैसे HCl की रिएक्शन आपने पानी से कराई, मतलब HCl को पानी में डिजोल्व किया, तो क्या होने वाला है? H3O प्लस बनेगा। HCl जो है वो H प्लस रिलीज करेगा, किसको देगा? H2O को, और साथ में बनेगा Cl माइनस। तो अब यहाँ पे देखो, ये HCl जो है ना, ये क्या है आपका? एसिड, क्योंकि इसने H प्लस क्या किया है बताओ? दिया है, बाहर दिया। यस हाँ बाहर रिलीज किया है, डोनेट किया है। और H2O क्या कहलाएगा? बेस। क्यों? कंजुगेट बेस। ना 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 ना, नॉट कॉन्जुगेट बेस, नॉर्मल दिस इज, हाँ
दिस इज एसिड HCl, क्योंकि उसने एसिड H+ दिया है, और H2 इज अ बेस क्योंकि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। तो यही तो था, H+ जो मतलब प्रोटॉन जो डोनेट करेगा वो एसिड हो जाएगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस हो जाएगा। सर एक्सेप्ट ठीक। कहाँ किया है H2O ने, मतलब यार H3O+ में? यहाँ से यहाँ H+ गया तभी तो ये H3O+ बना। यस सर, उसने H+ एक्सेप्ट किया। हाँ, यहाँ पे इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तभी तो ये बना है। तो ये H2O आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। देखो ना भाई डेफिनेशन क्या समझ गए कहती सर, है, समझ गए। समझ गया ना। अब दूसरा देखो, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेंगे। तो जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा तब क्या होगा, तब देखो जरा, उस केस में क्या होगा कि आपका H3O+ H+ देगा किसको, Cl- को। बोलो यार, ये H+ प्रोवाइड करेगा किसको, Cl- को, Yes, जब ये रिएक्शन रिवर्स में जाएगी तो। यस तो सर। इस केस में आपका ये हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा, एसिड। यस सर। उल्टा बोल दिया नालायक। ये होगा एसिड और ये होगा बेस। जो H+ देगा वो एसिड हो जाएगा और जो लेगा वो क्या हो जाएगा, बेस। अभी बताओ, सही है। सर Cl- एक्सेप्ट करेगा ना फिर H3O+? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली यहाँ H3O+ देगा तो H2O बनाएगा, इसने दे दिया, और Cl- एक्सेप्ट करेगा तो HCl बनाएगा जब रिवर्स रिएक्शन होगी तो। ठीक है ना। तो अब इनको देखो, पहले हमने एसिड बेस नाम दे दिया है, उसी रिएक्शन में दूसरी स्पीसीज को एसिड बेस नाम नहीं देते। तो क्या कहते हैं कि देखो HCl से बना Cl-, अब ये बिहेव करेगा बेस की तरह, तो इसको हम बोलेंगे क्या, कॉन्जुगेट बेस। अब ये कॉन्जुगेट बेस किसका है, HCl का कॉन्जुगेट बेस है। HCl एसिड था, उसका कॉन्जुगेट बेस क्या कहलाएगा, Cl-। ऐसे ही H2O इज अ बेस, जब वो H3O+ में कन्वर्ट हो गया, अब जब वो H+ एक्सेप्ट डोनेट करेगा तो वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा, लेकिन कौन से एसिड कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, बोलो यार। yes, सर क्लियर है। तो आपका जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता है ना, सो वी कैन से इन conjugate acid and base pair have one H+ ion difference। एक H+ आयन का डिफरेंस रखता है जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता है। तो यहाँ पे देखो, एक आपका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कौन सा है, यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, सो HCl और उसका है Cl-। तो ये एसिड है तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। बोलो, तो एक पेयर हो गया कॉन्जुगेट एसिड बेस का। ऐसे ही दूसरा क्या आएगा, H2O अगर बेस है तो H3O+ क्या हो जाएगा इसका, कॉन्जुगेट एसिड। बिल्कुल, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, यस सर। ऐसे देखो नेक्स्ट एग्जांपल, देखो सेकंड एग्जांपल। नाउ वी हैव NH3 और H2O। NH3 जो होता है वो बेस है, मान लो यहाँ पे होगा क्या, वही रिएक्शन कराओ पहले तो। सो NH3 H+ एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NH4+ और प्लस बनाएगा OH-। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, NH3 ने H+ एक्सेप्ट किया पानी से, देखो तभी तो NH4+ बना, पानी से एक H+ निकला तो OH- बन गया। तो ये इस रिएक्शन में NH3 बेस है और H2O क्या है बताओ, एसिड।
एसिड। और NH4+ क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड। एग्जैक्टली, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। किसका है ये? NH3 का। और OH- क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस। 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 किसका? H2O का। ठीक है। यस सर। अच्छा, So conjugate अब आप acid बताओ, सर NH4+ किसका होगा सर? ये NH3 का होगा भाई, NH3 से ही तो बना है, और इससे भी NH3 बनेगा। तो NH3 ने एक H+ लिया तो ये NH4+ बन गया। जब NH4+ एक H+ डोनेट करेगा तो NH3 बनेगा। तो ये एक दूसरे में अंतर कन्वर्ट जो हो रहे हैं वही तो कहलाएंगे एसिड बेस पेयर। यस सर, एक ही H का डिफरेंस है वो जो लिखवाया आपने। हाँ हाँ बिल्कुल, एक ही H का डिफरेंस है। देख लो आप, यहाँ NH3 है, यहाँ NH4+ है, तो एक H+ का डिफरेंस है। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एक H+ का डिफरेंस होता है हमेशा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते, देखो यहाँ से ये बना और इससे आपका ये पानी बना, तो यही एक दूसरे के हो जाएंगे एसिड बेस पेयर। ठीक है। अच्छा, यस। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, एसिड बेस पेयर कुछ एग्जांपल देखो। HCl है, HCl का दूसरा पेयर क्या होगा बताओ? Cl-। Cl-। NH3 है, दूसरा पेयर क्या होगा बताओ? NH4+। NH4-। NH4+। यस सर। ठीक है। तीसरा, अगर पानी है तो पानी का दूसरा पेयर क्या हो सकता है? OH-, एक H3O। H+। और पानी का और भी हो सकता है क्या? H3O+ भी हो सकता है, क्योंकि पानी तो दोनों कर सकता है ना, H+ रिलीज भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है। बोलो, सही है? हेलो, Yes, sir. यस सर। ये दोनों कर सकते हैं। अगर मान लो आपसे पूछे क्वेश्चन है, सिलेक्ट द एसिड बेस पेयर, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, एसिड बेस पेयर। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास OH- और H3O+, दूसरा है H2SO4 और SO4 2-, तीसरा है आपके पास H2CO3 और CO3 2-, चौथा है आपके पास H3PO4 और H2PO4-। बताओ कौन सा होगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर? पहला होगा क्या? No, sir. नो नहीं, सर। क्योंकि 2 H+ का डिफरेंस है। देखो चौथा यहाँ ही पे होगा। आपके, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, ये भी नहीं होगा। इसमें भी 2 का डिफरेंस है, ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ? और फोर्थ वाला, जहाँ पे एक H+ का डिफरेंस है। तो जब एक H+ का डिफरेंस आता है तब वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाते हैं। ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट है जो आपके आयनिक में बताया गया होगा, एसिड बेस पेयर की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा ना, वो क्या हो जाएगा बताओ? वीक हो जाएगा, अतिलल्लू हो जाएगा। ऐसा कुछ बताया गया था? यस सर, बताया था। ठीक है, वही पॉइंट हम यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं, नोट में लिख लीजिए कि जो आपका एसिड होता है जो स्ट्रॉन्ग है, इसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो अतिलल्लू होगा, वीक होगा। ठीक है। सो फॉर एसिड बेस पेयर, फॉर एसिड बेस पेयर और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, एसिड बेस पेयर, ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा 100% सही नहीं है, पर फिर भी हमारा काम इससे चल जाता है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है
तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो वीक होगा, प्रोड्यूसेस वीक कॉन्जुगेट बेस। और स्ट्रॉन्ग अगर आपके पास है बेस तो क्या होगा बताओ, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, वीक कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, उल्टा भी वैलिड है। क्या मतलब, अगर आप वीक एसिड लाते हो तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा बताओ, स्ट्रॉन्ग Wrong, sir. कॉन्जुगेट बेस। अगर आप वीक बेस लाते हो तो ये प्रोड्यूस करेगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग का वीक होता है, वीक का स्ट्रॉन्ग होता है। दिस इज द पॉइंट। ये बहुत ज्यादा परफेक्ट तो नहीं है स्टेटमेंट, बट हमारा इससे काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दौड़ेगा काम बढ़िया से। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग का वीक और वीक का स्ट्रॉन्ग, ये वाली बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो बताओ यहां तक सबको क्लियर है? कॉन्जुगेट एसिड बेस फाइंड करना और स्ट्रॉन्ग वीक फाइंड करना, ये सारी चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत? नो सर, ये सब पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे लास्ट जो आपका बचा हुआ है क्या है। अच्छा, स्ट्रेंथ की यहाँ बात कर ही लेते हैं, अगर चाहें तो एक आध दो एग्जाम्पल है एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ की। नहीं, चलिए एक साथ ही करेंगे, उसमें कोई वो नहीं। अच्छा, कुछ स्पीसीज देख लो, या लुईस वाला आप एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक कराएंगे? क्या होते हैं? सर लुईस हाँ। एसिड बता दीजिए। हाँ ठीक है, ये बताओ एम्फोटेरिक क्या होता है? सर दोज विच एक्ट बोथ एज एसिड एंड बेस। जो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हो, बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने पानी देखा था ना, देखो ऊपर वाली रिएक्शन में पानी क्या कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। नीचे वाली रिएक्शन में देखो तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, एसिड। तो पानी जो है वो एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में। चलिए नेक्स्ट है आपका थर्ड इज लुईस एसिड एंड बेस। लुईस एसिड एंड बेस क्या होते हैं? लुईस एसिड एंड बेस, तो वो स्पीसीज बोलो यार, किसी को नहीं पता। सर ये समझ में नहीं आया। एक्सेप्ट विच मतलब एक्सेप्ट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। करते हैं ये शायद। लुईस एसिड एक्सेप्ट करते हैं, बेस डोनेट करते हैं। क्या डोनेट करते हैं? सर इलेक्ट्रॉन। हाँ, नॉट इलेक्ट्रॉन ओनली, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। So those species, those can donate electron pairs are Lewis base, and those can accept electron pairs are Lewis acid। और ये स्पेशली होता है इन कोवेलेंट बॉन्ड्स, या सॉरी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, या आप इसी में लिख लीजिए those can donate electron pair are Lewis base and those can accept electron pairs are Lewis acid to form a bond, or even we can say a covalent bond। डेटिव बॉन्ड भी हो सकता है, दोनों चलेगा। मतलब देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना, तो हम उस स्पीसीज को क्या बोलेंगे? लुईस बेस कहेंगे। लेकिन ध्यान रखिए वो डोनेट करने के साथ साथ केमिकल बॉन्ड बना रही हो, कोवेलेंट बॉन्ड, तभी हम कहेंगे। आपने कहा डोनेट तो कर दिया लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो उसे नहीं हम कहेंगे लुईस बेस। लुईस बेस वही कहलाएगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है
किस लिए डोनेट कर रहा है? ताकि वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बन सके या डेटिव बॉन्ड बन सके, आप कह सकते हैं। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो किस लिए एक्सेप्ट कर रहा है? ताकि वो क्या कर सके बताओ, कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड वहां पे फॉर्म कर सके। अगर बॉन्ड नहीं बनता है, जस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो रही है, जैसे आपने कहा सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सोडियम मेटल है भाई, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो क्या वो एक लुईस बेस है? ना, वो लुईस बेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता कभी। सोडियम क्या कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? नो सर, आयनिक बॉन्ड। कभी नहीं। मेटल है वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो यार लुईस बेस वो होते हैं, एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें या एक्सेप्ट करें, लेकिन जब वो डोनेट एक्सेप्ट करते हैं तो वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए, तभी हम उसको लुईस एसिड बेस रिएक्शन या कंसेप्ट बोलते हैं। तो देखो लुईस एसिड में कौन कौन आएगा। अगर हम लुईस एसिड को डिफाइन करें कि लुईस एसिड में कौन कौन से आते हैं, सो लुईस एसिड्स जो होते हैं इसमें आपका लाइक Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस, CH3 प्लस, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये तो कैटायन हो गए, एक तो कैटायन हो गए। दूसरे आपके न्यूट्रल हों, न्यूट्रल लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है ना, जैसे BH3 है, B2H6 है, BCl3 है, AlCl3 है, ये सब के सब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते हैं, इस वजह से क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम लुईस एसिड कहते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट नहीं, मोर देन एनफ इलेक्ट्रॉन है, उसके बावजूद भी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, जैसे है SO3 देखो जरा, और PF5, दे आर लुईस एसिड। वाई? क्योंकि सल्फर के साथ 3-3 ऑक्सीजन जोड़ दिए आपने, तो और यहाँ पे आपने 5-5 फ्लोरीन जोड़ दिए। अब आप ये देखो कि यहाँ पे जब आप 5-5 फ्लोरीन जोड़ोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यार ये तो मतलब फास्फोरस का पूरा खून ही चूस लेंगे, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लेंगे, वो तो खींच लेंगे ना अपनी तरफ। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है बताओ फास्फोरस से? और आपने Yes, एक दो sir. नहीं, सिर्फ 5-5 जोड़ दिए इसके ऊपर, तो ये फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा निकाल लेंगे। जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फास्फोरस फिर चिल्लाएगा हाई मेरे इलेक्ट्रॉन, तो भाई इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा? बाहर से लेने की टेंडेंसी रखेगा, भाई तुमने तो खींच लिए, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो हम क्या करेंगे? बाहर से इलेक्ट्रॉन देखेंगे। वैसे अगर बेसिकली देखा जाए तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, देखो हर एक बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। Yes, लेकिन sir. इसके वो 10 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के नहीं है, अंदर से वो जानता है, बाहर से दिखाने के लिए उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अंदर से उसके पास नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट हो गए? फ्लोरीन की तरफ फ्लोरीन की शिफ्ट हो तरफ। गए। ऐसे ही सल्फर में देखो, इसके पास भी 12-12 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो इसके नहीं है पूरे। देखो हक तो है इसका, अगर देखा जाए तो पेपर पे इसके लिखा हुआ है कि हाँ इसके इलेक्ट्रॉन है, इसके पास लिखा हुआ ऑक्सीजन के साइन किए हुए पेपर है कि भाई हाँ इलेक्ट्रॉन तुम्हारे हैं, शेयरिंग के बाद इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रहेंगे, लेकिन एक्चुअल में उसे पता है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्ट कहाँ हो गए हैं? ऑक्सीजन की तरफ हो गए हैं। तो सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस वजह से बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा। सो दैट्स व्हाई दे आल्सो आर लुईस एसिड, ठीक है ना। तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे? लुईस एसिड हो जाएंगे। देखो कैटाइंस की तो मजबूरी है भाई, चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लेना ही लेना है। दूसरे न्यूट्रल हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, इनकी भी सीधी सीधी मजबूरी दिख रही, भाई ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, हाँ सही बात है, तुम तो इलेक्ट्रॉन लोगे ही लोगे। लेकिन अब वो बात पूछते क्वेश्चन से, भाई तुम्हारा सल्फर या फास्फोरस के पास आए तो तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम जो इलेक्ट्रॉन लेने आ रहे हो? तुम्हारे तो बैलेंस सेल में इतने सारे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, सल्फर में देखो तो 12-12 इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस में देखो तो 10-10 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई अब क्या मजबूरी आ रही है? तो फिर वो कहते हैं कि यार इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा जुड़ा हुआ है, अब वो तो सर पे बैठा है तो खून तो पिएगा ही, तो इलेक्ट्रॉन उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कम बचे, तो डेफिनेटली इसको इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? बाहर से जरूरत होगी, फिर बाहर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। लुईस बेस के एग्जाम्पल देख लो, लुईस बेस में क्या क्या आएंगे? तो पहली स्पीसीज तो आ जाएंगी एनाइंस, जिनके पास इलेक्ट्रॉन है, देने की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन कौन कौन डोनेट कर सकता है? तो लाइक F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, OH माइनस है, SH माइनस है, ठीक है, CH3 माइनस है,
एटसेट्रा। ये नेगेटिव स्पीसीज आ जाएंगी क्योंकि उनको तो इलेक्ट्रॉन देना ही देना है। दूसरा आपके वो स्पीसीज आएंगी जिनके पास लोन पेयर है, ठीक है ना, न्यूट्रल है विथ लोन पेयर, न्यूट्रल विथ लोन पेयर। जैसे हमारे पास है PH3 लोन पेयर, NH3 लोन पेयर, एमीन हो जाएंगे लोन पेयर, एल्कोहल हो जाएंगे विथ लोन पेयर, पानी है विथ लोन पेयर। तो ये सब क्या करेंगे, डोनेट करेंगे एटसेट्रा। अच्छा, अगर आप ये बताओ, अगर हम यहाँ पे PF3 लिख दें, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। यस सर, क्लोरीन पहले से क्यों? ले लेगा। एग्जैक्टली, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत घटिया होगी, मतलब बहुत घटिया लुईस बेस होगा। अगर लुईस बेस होगा भी तो बहुत घटिया होगा। प्रॉब्लम वही है कि भाई फ्लोरीन लगे हैं, अब क्लोरीन ले लेगा। हाँ, तो ये बाहर डोनेट नहीं कर पाएगा उतना ज्यादा, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एसिड बेस कंसेप्ट में वो फॉर्मुलेशन की, जो आप इक्विलिब्रियम पे निकालते हो, कैसे आप कितना स्ट्रेंथ हुई। अब तक तो हमने ये कंपेयर, मतलब दो तरह से हम लोग एसिड बेस के कंपैरिजन करते हैं। एक होता है आपका जस्ट कंपैरिजन, कंपैरिजन में आप देखते हो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन कम स्ट्रॉन्ग है। दूसरा होता है विथ वैल्यू कंपैरिजन, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, मतलब आप वहां पे वैल्यू कैलकुलेट करोगे और बताओगे कि कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है। तो वैल्यू किस चीज की निकाली जाएगी, किस बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करते हैं। जैसे आपके पास मान लो कोई एसिड है Ha, पानी में ब्रेक हुआ और ये बना क्या H3O+ और प्लस A-। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे वीक एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग है, वो तो आपके सारे के सारे स्ट्रॉन्ग में कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग दो है तो उनमें कंपैरिजन नहीं करते हम कभी। हाँ, वीक है तो वीक में कंपैरिजन करते हैं कि कौन ज्यादा वीक है कौन कम वीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ के इक्विलिब्रियम क्या आएगा, केसी मतलब H3O concentration of H3O plus A- of का A- माइनस HA and H2 upon HA HA concentration of HA by into concentration of H2O। H2O एक्वस में की लिक्विड है, लिक्विड है ना, तो फिर मतलब वही लेकिन मीडियम बनाएगा ना, मीडियम है ना ये तो एक तरह से, ठीक है। तो हाँ, जो आप कहना चाह रहे हैं वो बात हम समझ गए हैं। देखो H2O की जो कंसंट्रेशन होती है ना, जब एज ए सॉल्वेंट बिहेव करता है, ये कांस्टेंट होती है, ये चेंज नहीं होती है, ये तो आप जानते हैं। यस सर, बोलो यार। सॉलिड एंड लिक्विड की चेंज नहीं होती। हाँ, तो इसकी कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होनी है। तो यार यहाँ पे जो H2O की कंसंट्रेशन कितनी आती है, H2O की कंसंट्रेशन क्या लिखते हैं हम लोग जनरली, 1 1 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब मान लेते हैं हम लिक्विड, ये है आपका क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन, 1 मान लेते हैं इसकी, कांस्टेंट है, मानते हैं, लेकिन सर कांस्टेंट वैल्यू तो मानते सर हैं 1 ही लेते हैं क्वेश्चन को 1। इजी करने नहीं के नहीं लिए। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे इसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है और वो आती है H2O है आपका, विच इज इक्वल टू, अगर मान लो आपके पास 1 लीटर है, 1 लीटर में ही तो निकालोगी, तो 1 लीटर में आपका कितने ग्राम वाटर होगा, तो 1000 ग्राम मान लिया हमने, रफली मान लिया, ठीक है। और तो इसमें मोल्स कितने आएंगे पानी के, 18 से डिवाइड कर दो तो ये आपका कितना हो जाएगा 55, बोलो यार, यस सर, 55.5, हाँ 56 के आसपास आता है मोलर, ये मोलर कंसंट्रेशन होती है। तो ये फिक्स होती है पानी के लिए, लिक्विड फॉर्म में ये फिक्स होती है, इतनी आएगी। तो वो तो प्योर की बात करते हैं ना, जब आपके पास प्योर सॉलिड हो उसके लिए हम मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये मीडियम है, इसके लिए आपका मीडियम का क्या आ जाएगा, फिक्स है ये। लेकिन हाँ ये है कि ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली, ये कंसंट्रेशन आपकी पानी की हमेशा ही रहेगी, तो कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट। वहां पे जो आप प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की मानते हो यूनिटी, वो आप एज्यूम करते हो कि एज्यूम की 1 है, ठीक है ना। यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट मिल जाएंगे कि इक्विलिब्रियम जो कि कांस्टेंट है, चेंज किसकी होगी कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन की होगी और A- की होगी, डिवाइड करोगे HA, मतलब HA की भी कंसंट्रेशन आप जो लोगे उस हिसाब से चेंज होगी। तो ये जो आता है ना दोनों का मिक्सचर, ये
मतलब 2 कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम के ए। सो व्हाट इज के ए? के इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्या कहोगे इसको बताओ? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ के ए, जो कि कितना आएगा बताओ? H3O प्लस कंसंट्रेशन, ए माइनस कंसंट्रेशन, और क्या हो जाएगा? HA कंसंट्रेशन। ठीक है ना? यस सर। देखो यहाँ पे अब वो दूसरा क्वेश्चन आता है, स्ट्रेंथ क्या, कैसे डिफाइन करते हो आप? क्या होती है स्ट्रेंथ? हेलो, सर का नेटवर्क लैग हो गया। सर का नेटवर्क गया ना? हाँ शायद। भाई रुद्राक्ष हो? क्या हुआ? यार ये बताओ, गैसीय स्टेट में क्या चल रहा है तुम्हारा वहां पर? अभी तो 2 ही लेक्चर हुए हैं। भाई मैंने बात करी है, लिंक भेज दोगे? भेज दूंगा। मतलब वो क्लास की जो लिंक मैं कह रहा हूँ आती है। ठीक है ठीक है। कहाँ पर बात की देव? जयदीप से, जयदीप सर ने। क्या कहा उन्होंने? दोस्त से मांग के कर लो अटेंड। तो मैं भी आ जाऊंगा। कैसा पढ़ाते हैं नए टीचर? सही है। भाई तुम लोग का कोर्स कब खत्म होगा फिर? सर आ गए। हेलो, यस यस सर। सर। आवाज चली गई थी, किसी और ने भी लॉगिन किया है क्या? आपकी आईडी है दूसरी वो। वही ना यार, कोई भी लॉगिन कर लेता है, बीच में यही दिक्कत होती है। चलिए देखिए, ये आ गया के इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक ठीक है सब? यस सर, यही जो ठीक है। हाँ, अब इसमें इसमें जो आपका ये होता है के ए, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। इसको आप डिफाइन कर सकते हो। देखो एग्जाम्पल देखो आप, जैसे मान लो आपका एक HA1 है, ये पानी के साथ टूटा तो इधर H3O प्लस बना और इधर बना आपका H2O। अगर हम एट इक्विलिब्रियम की बात करें तो बताओ, अगर ये 50 मॉलिक्यूल होंगे और 50, मान लो आपके पास इनिशियली 100 थे, 50 टूट गए, तो इक्विलिब्रियम पे कितने बचेंगे? इसके पास 50 बचेंगे। बोलो। यस सर। ये कितने बनेंगे? ये भी 50 बनेंगे, और ये 50। कितने बनेंगे? ए माइनस कितने बनेंगे? 50 बनेंगे, प्लस ए माइनस कितने बनेंगे? 50। दूसरा मान लो आपके पास है HA2, हमने कहा ये सर 60 ये मॉलिक्यूल इसके क्या टूट रहे बता हैं। रहे हैं सर आप पहली वाली आप क्वेश्चन? स्ट्रेंथ बताने की कोशिश करें। देखो यहाँ पे मान लो एट इक्विलिब्रियम आपके ये है कि इनिशियली हमने T=0 पे 100 मॉलिक्यूल लिए, ठीक है ना? समझे? किसके? HA के। कंसंट्रेशन 100 थी मान लो, जो भी है। फिर 50 इक्विलिब्रियम पे जाके टूट गए, तो 50 H प्लस बनेंगे और 50 क्या बनेंगे? A माइनस, यस सर। और 50 ही बचेंगे। ऐसे ही इसमें देखो एट इक्विलिब्रियम, इसके मान लो 60 टूटेंगे तो इसके कितने बचेंगे? 40। 40। और इसके कितने बनेंगे? 60, और इसके 60, क्योंकि T=0 पे ये 100 थे, ये 0 थे। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे जो Ka की वैल्यू आएगी Ka1 की, और यहाँ पे Ka2 की वैल्यू, ये कितनी आएगी? ये 50 आएगी। बोलो। यस सर 50 आएगी और वो 60। यहाँ पे नहीं कितनी आ 60 जाएगी? नहीं। यहाँ पे ज्यादा आएगी ना? यस सर ज्यादा आएगी। कितनी आएगी? 90। यस सर 90 आएगी। 90 आएगी। अब देखो यहाँ पे Ka की वैल्यू, लिसन, अगर हम किसी की स्ट्रेंथ की बात करते हैं एसिड की,
तो एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि कितने H+ वो दे रहा है टूटने के बाद। जितने ज्यादा H+ प्रोड्यूस करेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हम कहेंगे उतनी ज्यादा होगी। ठीक है ना। इनिशियली आपने सारी कंडीशन सेम कर दी, 2 एसिड लिए, एक से H+ के 50 जनरेट हो रहे हैं, एक से 60 जनरेट हो रहे हैं, तो जो ज्यादा H+ देगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो यार जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी मतलब H+ जो ज्यादा देगा उसकी K वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी। तो आप देखो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी ना वो ज्यादा किसकी होगी बताओ? Ha2 इज ग्रेटर देन Ha1। बोलो यार। मतलब तो सर मतलब हाँ, अगर सर के की वैल्यू ज्यादा है तो तो मतलब एसिडिक एसिडिक स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ज्यादा ज्यादा होगी। है, बिल्कुल। तो के की मतलब वो वैल्यू जल्दी ज्यादा तभी होती डिसोसिएट है। करेगा। क्या कह रहे हैं? हाँ, जल्दी डिसोसिएट करेगा, ज्यादा H+ देगा। के की ठीक वैल्यू है। ज्यादा से हाँ हाँ दे भी रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे। और देखो ये तो है क्वांटिटेटिव कंपैरिजन। हमें जो करना है वो क्या करना है? क्वालिटेटिव। मतलब आपको ऐसा नहीं कि वैल्यू बतानी है, आपको तो बस देख के बताना है कि कौन ज्यादा दे रहा है कौन कम दे रहा है। तो वो भी हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो आएगा वो देखेंगे। इसके अलावा देखो ऐसे ही बेस के लिए के भी आएगा। एसिड के लिए जैसा के है बेस के लिए क्या होगा? के भी। मतलब अगर हम बात करें, सेकंड एग्जांपल आपका है जहां पे हम ले रहे हैं NH3 अमोनिया, इसको ब्रेक करोगे टूटेगा, ये NH4+ बनेगा प्लस H2O सॉरी OH माइनस बनेगा। तो यहाँ पे K भी आएगा जो कि क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ NH4+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, डिवाइड करोगे कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया से। ठीक है, ये के भी है। तो अब यहाँ पे हम H2O नहीं कहेंगे लेना के था भी क्या? H2, वही पहले के इक्विलिब्रियम लिखोगे ना तो के इक्विलिब्रियम में H2 आएगा, H2 को मल्टीप्लाई कर दोगे के इक्विलिब्रियम से तो के भी आ जाएगा। जो आपने पहले किया ना, यहाँ पे देखो पहले के इक्विलिब्रियम आया, इसमें भी आएगा, फिर उसको H2O से मल्टीप्लाई कर दोगे कांस्टेंट को इक्विलिब्रियम को, तो यहाँ जैसे के बना वहां पे के भी बनेगा। यस ठीक है सर, ना। एसिड के में लिए के मल्टीप्लाई बना, कर दिया H2O से। हाँ एसिड के लिए के बना, बेस के लिए के भी बन जाएगा। तो जो के भी होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्ट्रेंथ ऑफ बेस। भाई के बी की वैल्यू इतनी ज्यादा आएगी, स्ट्रेंथ बेस की क्या हो जाएगी? उतनी ज्यादा हो जाएगी। बोलो यार। यस सर। ठीक है। देन इसके बाद एक वैल्यू आप लेते हो, नोट है लॉग या नेगेटिव लॉग। जैसे के एक होता है के ए वर्सेस पी के ए। सो नाउ व्हाट इज पी के ए? तो यहां पे देखो जो पी के ए आ रहा है ना, मतलब आपको पी फॉर एनीथिंग निकालना है, मतलब चाहे पी के ए हो चाहे पी के बी हो या पी एच हो, तो ये होता है नेगेटिव लॉग ऑफ एनीथिंग। किसी का भी नेगेटिव लॉग होता है ना तो उसको हम लोग पी एनीथिंग लिखते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, आपने कहा अगर हमें पी के ए निकालना है तो क्या होगा? पी के कैसे निकालोगे? नेगेटिव लॉग ऑफ के। पी के क्या होगा बताओ? नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। यस सर। अगर आपसे कहे पी के बी क्या होगा बताओ? सो नेगेटिव लॉग ऑफ के के बी। बी अच्छा बताओ पीएच क्या होगा? व्हाट इज पीएच? नेगेटिव लॉग ऑफ नेगेटिव H लॉग प्लस। ऑफ H+। अच्छा बताओ पीओएच क्या होगा? नेगेटिव लॉग ऑफ OH OH माइनस। माइनस। समझ रहे हैं? तो किसी का भी हमें पीके भी मतलब पी ऑफ एनीथिंग निकालना है तो नेगेटिव ले लो, उसका नेगेटिव लॉग ले लो एनीथिंग। ठीक है, इस ठीक तरह है से आ सर। जाएगा। ओके, अब आप हमें ये बताओ कि अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ये तो हमें पता चल गया कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए। एंड व्हाट अबाउट पी के ए? पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये बताओ हमें। अच्छा आप ये बताओ, अगर के ए की वैल्यू यहां से देखो, के ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो नेगेटिव लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ओवरऑल। नेगेटिव लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। बोलो यार। यस सर। लॉग तो आता है ना निकालना। हाँ सर आता। ठीक है, तो अगर के ए की वैल्यू 10 है
एक आपने एक के की वैल्यू 10 है, एक की 100 है, तो नेगेटिव लॉग की वैल्यू क्या आएगी? -2 और एक में -1। हाँ एग्जैक्टली जिसकी 10 है उसकी -1 आएगी, जिसकी 100 उसकी -2 आएगी। तो भाई जितना ज्यादा के की वैल्यू होगी पीके की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। तो आप ये कहोगे एसिडिक स्ट्रेंथ के के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पीके के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। यस यस सर। और बेसिक स्ट्रेंथ में भी यही बात कर लेंगे हम लोग कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बी की हो जाएगा, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगा? पीके बी की। के तो बताओ यहां तक क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो ये जो पार्ट था वो आयनिक इक्विलिब्रियम का ही पार्ट था जो हम लोगों ने यहाँ पे एसिड बेस पढ़ने के लिए डिस्कस कर लिया। ठीक है, मान लो आपको नहीं भी पढ़ा है, आपने वहां पे क्लियर नहीं हुआ, तो इतना पार्ट है कि हमें समझ में आना चाहिए, इतना पार्ट हमारा क्लियर होना चाहिए ताकि हमारे आगे के क्वेश्चंस जो ऑर्गेनिक में है वो सॉल्व हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट। अब हम लोग एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन पढ़ेंगे कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा आएगी किसकी कम आएगी।